जेएस मिल का थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जेएस मिल का जो टॉपिक था, जो कि हमारा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन को लेके था, उसको डिस्कस कर लिया था। एंड उस वीडियो लेक्चर का लिंक आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ भी है, क्योंकि जो हमने बैकग्राउंड जो अर्ली लाइफ जेएस मिल का उस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था, वही बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, या जो हमने वहां पे डिस्कस किया था उसी चीज को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। एंड एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस क्वेश्चन की, जहाँ पे वो थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर मैं बात करूं तो वो 1806 से लेके 1873 के अंदर रहते हैं। एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो एक स्टेटमैन थे जो कि डीपली इन्वॉल्व थे इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर जेम्स मिल एंड जेरेमी बेंथम। तो हमने ये भी देख लिया था कि उनके ऊपर जेरेमी बेंथम का और उनके पिता का बहुत ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जेरेमी बेंथम जो थे वो फाउंडर थे यूटिलिटेरियनिज्म के। एंड अगर हम जेएस मिल की बात करें तो उनको होम स्कूलिंग दी गई थी, एंड उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को मास्टर कर लिया था जब वो 4 साल के थे, एंड उन्होंने 17 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। His practical experience in administration and politics shaped his theory of representative democracy। तो जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, उसी चीज ने उनकी जो थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको शेप किया है, जिसमें उन्होंने ये एम किया है कि किस तरीके से लिबर्टी को बैलेंस किया जाए, पार्टिसिपेशन को बैलेंस किया जाए और गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए विद इन द लिबरल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ से जो हमारा मेन डायमेंशन है क्वेश्चन का वो स्टार्ट होता है। वो ये कहते हैं कि जो पर्पस है लाइफ का वो है हैप्पीनेस, एंड यहाँ पे कोई भी हैप्पीनेस नहीं होगी अगर जहाँ पे लिबर्टी नहीं होगी। तो मतलब कि देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट लिबर्टी। लिबर्टी हेल्प्स इंडिविजुअल इन द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो लिबर्टी ही एक ऐसी चीज है, फ्रीडम ही ऐसी एक चीज है जो कि इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ही योगदान देती है। उसकी चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो, मेंटल पर्सनैलिटी हो, उन सारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो लिबर्टी का हाथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। एंड दिस लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो वो कह रहे हैं कि जो लिबर्टी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ही अचीव की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिल हैं वो फेवर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को और ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहे, बल्कि सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ऊपर जो डेमोक्रेसी है उसको वो फेवर कर रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आइडियल है, वही कहते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बहुत बेहतर है, आइडियल है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें ये पॉसिबल है सिर्फ स्मॉल स्टेट्स के अंदर, लेकिन जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इनसफिशिएंट एंड इम्पॉसिबल हो जाती है। इन मॉडर्न सोसाइटी एवरीवन नीड्स टू फोकस ऑन देयर ओन स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। तो अगर हम बात करें आज के टाइम की, आज के मॉडर्न टाइम की, तो सभी लोग जो है वो अपने अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड हैं, एंड वो जो है वो अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो वो एक इनफ अटेंशन पॉलिटिक्स को नहीं दे सकते, इसलिए वो कहते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है। समझ पा रहे हो ना कि आज के जो दौर है, आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस समय सभी लोग जो है वो अपने अपने काम्स के अंदर बिजी हैं, अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर बिजी हैं। वो एक इनफ अटेंशन, वो पॉलिटिक्स को लेके इतने जागरूक नहीं हैं, इसलिए उनको एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है जो कि एक अच्छा खासा पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट रखता होगा। यहाँ पे वो एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि एक जैसे एक इंजीनियर है या एक डॉक्टर है या कोई एक साइंटिस्ट है, वो कम्प्लीटली फोकस नहीं रख सकते पॉलिटिक्स के ऊपर। दैट्स वाई उनको रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होगी जो कि एक्सपर्ट होगा पॉलिटिक्स के अंदर। एंड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी देयर इज अ रिस्क ऑफ टायरनी ऑफ ऑल द मेजॉरिटी एंड इट मे टर्न इनटू द रूल ऑफ बाय नॉन एक्सपर्ट एंड अनस्किल्ड पीपल।
तो यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे टायरेनी का रिस्क हो सकता है, और टायरेनी किसकी? मेजोरिटी की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास अधिकार होता है और लोग जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, तो उनके टायरेनी का रिस्क हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। एंड ये जो उनकी टायरेनी होगी या जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी का रूल होगा, ये रूल होगा ऐसे लोगों का जो कि अनस्किल्ड पीपल हैं और नॉन एक्सपर्ट पीपल हैं। ठीक है, तो इस चीज से वो परेशान है, थोड़ा वो घबरा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक बेस्ट ऑप्शन है जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को पॉलिटिक्स के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पुट की है, जैसे ये आ गई मास पॉपुलेशन जहाँ पे पीपल्स लिविंग इन द स्टेट एंड उनके द्वारा जो चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव एंड सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि गवर्न करेंगे थ्रू एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक ऐसी डायग्राम है, यहाँ पे आप देख लेना, इसी तरीके से एग्जाम्स के अंदर मेंशन कर लेना। उसके बाद मिल ये कहते हैं, मिल सेड दैट पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न द स्टेट एंड टेक डिसीजन। तो लोग क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे जो कि स्टेट को गवर्न करेंगे, स्टेट को चलाएंगे और डिसीजंस लेंगे। किसके बिहाफ पे? जो लोग होंगे जिन्होंने उनको भेजा होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के गवर्नेंस के अंदर। एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क द गवर्नमेंट एंड जो बाकी के लोग होंगे, उसमें ये बात कर रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो कि गवर्निंग वाला जो काम होगा, जो गवर्नेंस का काम होगा, उसको संभालेंगे। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बच जाएंगे। वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को ऊपर कंट्रोल ठहराएंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएंगे बाय आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग डिबेट्स एंड होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पार्टी के अंदर होते हैं और उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड उसी की ये बात कर रहा है कि जो लोग रह गए हैं वो क्या करेंगे? जो सरकार होगी उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय डूइंग डिबेट्स एंड डिस्कशंस। एंड ये इसी की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिल, गवर्निंग द स्टेट इज अ वर्क विच रिक्वायर एक्सपीरियंस। तो अगर आपको स्टेट को रन करना है, अगर आपको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रन करवानी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। सो द गवर्नमेंट शुड रन बाय द एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी अंडर द कंट्रोल एंड द गाइडेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होगी उसको एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रन किया जाएगा। एंड जो एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी होगी वो किसके अंडर में काम करेगी? एक पॉलिटिकल लीडर, उसकी गाइडेंस और उसके कंट्रोल के अंदर जो है वो काम करेगी। एंड जो पॉलिटिकल लीडर होंगे वो कौन होंगे? जो कि सिलेक्टेड होंगे फ्यू फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मतलब सभी लोग जो भेजे गए हैं आपके द्वारा प्रतिनिधि, वो सभी नहीं, बल्कि उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये सारा काम संभालेंगे, जहाँ गवर्नमेंट को चलाने का जो काम होगा वो ये लोग संभालेंगे। डेमोक्रेसी कैन बी इंट्रोड्यूस वेयर पीपल्स आर सिविलाइज्ड। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं देशों में इंट्रोड्यूस की जा सकती है जहाँ पे लोग जो हैं सिविलाइज्ड लोग हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक पीपल्स के लिए जो कि कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के अंदर, उन्हीं देशों के अंदर, उन्हीं जगहों के अंदर इंट्रोड्यूस की जा सकती है जहाँ के लोग सिविलाइज्ड लोग हैं। हम अनसिविलाइज्ड लोगों के देशों में, जिनको हम बारबेरिक पीपल बोलते हैं, उनके देशों में हम डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और वो जो बारबेरिक पीपल हैं, जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, वो कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं। एंड दीज पीपल रिक्वायर बेनवोलेट डेस्पोटिज्म। तो इस वर्ड को समझने की कोशिश करना कि मिल इस फेवर में है कि ये जो कॉलोनीज के अंदर लोग रह रहे हैं, जो बारबेरिक पीपल हैं, जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, इनको किसकी जरूरत है? बेनवोलेट डेस्पोटिज्म की जरूरत है। बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी पावर होगी वो एक के हाथ में ठहराई जाएगी, जो कि वाइसराय होगा या जनरल होगा। एंड वो क्या करेगा? सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब है कि ऑल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ गवर्नर और वाइसराय एंड हिज पावर इज ओनली यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एंड टिल दे बिकम सिविलाइज, जब तक वो सिविलाइज नहीं हो जाते। सो मिल वॉज अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मिल हैं वो ब्रिटिश के इंपीरियलिज्म के सपोर्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो बारबेरिक लोग हैं, वो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, और वहाँ पे हम डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।
Mill was fearful of democracy turning to a tyranny of majority. During his time, there was a demand for the right to vote for the working class. Is that the poor ignorant class? तो मिल जो थे वो इस चीज़ से फेयरफुल थे, इस चीज़ से वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि कहीं मेजॉरिटी की टायरानी ना आ जाए, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि वहाँ पे राइट टू वोट की डिमांड चल रही थी, और वो जो राइट टू वोट था वो किसकी डिमांड के लिए जो डिमांड चल रही थी वो वर्किंग क्लास की राइट टू वोट की डिमांड वहाँ पे उठ रही थी, एंड इस चीज़ को लेके वो फेयरफुल थे. And he was fearful for the future of democracy when the poor and uneducated will get the majority say in the formulation of law. तो वो इस चीज़ से भी फेयरफुल थे, इस चीज़ से भी घबराए हुए थे कि जब फ्यूचर में डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे जब पोर लोग, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका जो योगदान हो जाएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर और फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज के अंदर, मतलब कि जो लॉज बनाए जाएंगे उसके अंदर उनका जो है वो हाथ वहाँ पे देखने को मिलेगा. तो इस चीज़ से वो परेशान थे. समझ आ रही है कि जो अनएजुकेटेड पीपल हैं और जो पोअर पीपल हैं, फ्यूचर में डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा कि इनके पास जो है वो अधिकार आ जाएगा, या इनके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि आपका जो मत है, जो आपका व्यू पॉइंट है, वो फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ के अंदर देखना लग जाएगा. सो ही सजेस्टेड सम रिफॉर्म विच कैन प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए मोबोक्रेसी. तो मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जनता का रूल आ जाता है, या जो जनता, जो मासिस का रूल आ जाता है, उसको मोबोक्रेसी बोलते हैं. एंड इससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, एंड वो जो रिफॉर्म है वो उन्होंने अपनी बुक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर सजेस्ट किए हैं. ये बात याद रखना. पहला उन्होंने रिफॉर्म की बात की है, वो कहा है कि वेटेड वोटिंग होगी. वेटेड वोटिंग का मतलब क्या होगा कि इन ए सिचुएशन वेयर ऑल विल हैव वन वोट. तो मतलब कि ऐसी सिचुएशन, डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि सभी के पास एक वोट होता है और एक इंडिविजुअल के पास एक वोट होता है. लेकिन वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास एक से ज़्यादा वोट होने चाहिए. एंड इससे क्या होगा कि जो उनका वेटेज है, जो उनका व्यूज़ का वेटेज है, वो लॉज के अंदर बढ़ेगा. तो मतलब कि जो 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 लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे हैं, उनके पास एक से ज़्यादा वोट देने का अधिकार हो. इस चीज़ की उन्होंने सजेशन दी. दूसरी उन्होंने बात कही कि प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए. प्लूरल वोटिंग का मतलब ये है कि जो राइट टू वोट होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी होगा. मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, वहाँ पे उसने वोट कास्ट करने के बाद वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी वोट कास्ट कर सकता है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है. तो वेयर एवर मैन हैज़ प्रॉपर्टी, मोर प्रॉपर्टी मतलब कि मोर टैक्स पे एंड मोर से इन द पॉलिसीज एंड द लॉज. अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, एंड उसका जो से है, उसका जो व्यू पॉइंट है, जो उसका हाथ है, वो ज़्यादा होना चाहिए पॉलिसीज और लॉज के अंदर. तो ये उन्होंने एक रिफॉर्म सजेस्ट किया. तीसरे रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पावर ऑफ द अपर हाउस. तो जो पावर अपर हाउस है उसकी पावर को हमें स्ट्रेंथ करना है. जैसे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जहाँ सेकेंड चैम्बर होता है, ठीक है, अगर इफ वन हाउस रिप्रेजेंट द मोस्ट पीपल थिंक एंड अदर हाउस शुड रिप्रेजेंट व्हाट इंडिविजुअल हैव प्रूवन देमसेल्फ दो रियल पब्लिक लाइफ वर्क एक्सपीरियंसेस. तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ऐसा हाउस है जहाँ पे, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, जहाँ पे लोगों का मत देखा जाता है, लोगों की थिंकिंग वहाँ पे प्रकट होती है, लेकिन जो दूसरा हाउस है वो उन इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिनके पास एक रियल पब्लिक लाइफ या वर्क लाइफ का एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो वो अपर हाउस की पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं. एंड इफ वन इज द पीपल चैम्बर, तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, दूसरी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक हाउस ऐसा है जिसको आप पीपल चैम्बर बोल रहे हो, जहाँ पे सिर्फ लोगों की जो व्यू रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों के व्यू पॉइंट है वहाँ पे सुने जाते हैं, रखे जाते हैं. एंड जो अदर होगा वो होगा चैम्बर ऑफ स्टेट्समैन. तो जो दूसरा हाउस होगा वो होगा चैम्बर ऑफ स्टेटमैन, जिसके अंदर वो सारे लोग होंगे जिन्होंने, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अफेयर से गुजरे हुए हैं. जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो कि जजेस हैं, जो एक्स सिविल सर्वेंट हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, जो एक्स कमांडर्स हैं. तो उन लोगों से जो कंपोज्ड दूसरा हाउस होगा, जिसको आप कहोगे चैम्बर ऑफ स्टेटमैन, उसकी पावर को स्ट्रेंथ करने की उन्होंने बात की है. फोर्थ रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सजेस्ट करते हैं. वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि जो मिनॉरिटी का व्यू पॉइंट है, जो मिनॉरिटी है, वो रिप्रेजेंट होगी पार्लियामेंट के अंदर. तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जितना आपको वोट मिला है उतनी आपको सीट्स मिल जाएंगी. लेकिन जो, जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पे जिसको जितने वोट्स मिल गए वो जीत गया.
ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर किसी को 70% वोट मिले हैं तो उसको 70 सीटें मिलेंगी, एंड अगर किसी को 30% वोट मिले हैं तो उसको 30 सीटें मिलेंगी। मान लीजिए 100 सीट्स हैं, अगर किसी व्यक्ति को 30% वोट मिले हैं तो उसको 30 सीटें मिल जाएंगी, एंड किसी व्यक्ति जिसको 70 सीटें मिली हैं तो उसको 70% वोटिंग मिली होगी। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे क्या होगा कि जो लोग होंगे जिनको मिनॉरिटी की, अगर मैंने बात की, जो 30% वाले लोग थे जिनको 30 सीट मिले, वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। राइट टू वोट की, वुमेन को राइट टू वोट होना चाहिए, इसकी उन्होंने बात की। ओपन बैलेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे क्या फॉलो होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे जो वोटिंग है वो सीक्रेट तरीके से की जाती है। लेकिन मिल जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो ओपन होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस को वोट किया है, ये पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। मिल को एज अ रिलक्टेंट ऑफ डेमोक्रेट क्यों कहा जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो ही एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि वो डेमोक्रेसी के एडवोकेट हैं, मतलब डेमोक्रेसी को वो प्रमोट करते हैं, लेकिन उनको रिलक्टेंट ऑफ डेमोक्रेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इन रीजन से उनको रिलक्टेंट ऑफ डेमोक्रेट कहा जाता है। रिलक्टेंट ऑफ डेमोक्रेट का मतलब समझना होगा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति जो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रहा और पूरी तरीके से नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहा, मतलब कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन कुछ हेजिटेशन के साथ, कुछ उसको उसके अंदर थोड़ा डर बैठा हुआ है, तो उसको हम रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहते हैं। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर, दैट्स वाई उसको जो है वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। तो पहला फीचर हमें क्लियर हो गया, पहला रीजन हमें क्लियर हो गया कि वो इस फेवर में नहीं थे कि डेमोक्रेसी जो है वो हर जगह एस्टेब्लिश की जा सके। He said that in a situation where all will have one vote, those who are educated and the possess property should be given more than one vote। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो इनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, उनको एक से ज़्यादा वोट देने चाहिए। दैट्स वाई उनको जो है वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि राइट टू वोट मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर एवर मैन हैज़ प्रॉपर्टी। तो जहाँ जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी है वहाँ वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक व्यक्ति का राइट होना चाहिए टू वोट, ठीक है। तो मतलब कि मोर देन वन वोट होना चाहिए। ही फेवर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पावर ऑफ द अपर हाउस, जो कि सेकंड चैम्बर होगा, टू चेक द इम्परफेक्शन ऑफ द ओपिनियन ऑफ मास सोसाइटी इन द लोअर हाउसेज। तो मतलब कि जो लोअर हाउस के अंदर जो ओपिनियन ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं मासेस, उनकी इम्परफेक्शन को चेक करने के लिए जो हाउस ऑफ चैम्बर होगा, जो सेकंड चैम्बर होगा, जो सेकंड हाउस होगा, अपर हाउस होगा, उसकी पावर को स्ट्रेंथ करने की वो बात करते हैं। He support proportional representation to ensure that the representation of minority reach in the parliament। तो वो proportional representation को इंश्योर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि जो मिनॉरिटी है उनका व्यू पॉइंट पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत हो, प्रकट हो। एंड मिल वॉज वरीड अबाउट द बैड इम्पैक्ट ऑफ टू मच डेमोक्रेसी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। तो मिल जो है वो इस चीज़ से भी बरी थे कि जो बैड इम्पैक्ट होगा डेमोक्रेसी का, वो इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी की प्रोग्रेस को। In order to protect democracy, he bring autocratic element or elitist element and this bring inconsistency। तो वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑटोक्रेटिक एलिमेंट ला लेते हैं और एक एलिटिस्ट एलिमेंट ला लेते हैं, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आगे समझते हैं। वो ये आर्गू करते हैं कि एवरीवन जो हर एक लोग जो है वो स्किल नहीं है, हर एक लोग जो है वो पॉलिटिक्स के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब सभी के पास इक्वल से आ जाएगा, इक्वल हाथ आ जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे वोटिंग हो गई, लॉ मेकिंग हो गई, टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस हो गया, एंड जो लॉ बनेंगे, जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो इतने गुड नहीं होंगे एज कम्पेयर टू अगर वो डिसीजन जो है वो स्किल्ड या एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा लिए गए होंगे। एंड इट विल प्रूव टू बी द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीज़ जो है वो एक बिगेस्ट हिंड्रेंस है इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो इससे क्या हो रहा है कि इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हर एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर मेंशन करना मस्ट हो जाता है। मिल इस चीज़ से बरीड थे कि जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की, मिल इज वरीड अबाउट द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बट द क्रिटिसिज्म इज दैट द सोसाइटी कैन मेक प्रोग्रेस एंड कैन डेवलप ओनली इफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन डेवलप। तो यहाँ पे जो बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म भी करते हैं लोग कि मिल जो है वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, एंड वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो तभी प्रोग्रेस कर सकती है अगर उस सोसाइटी का हर एक व्यक्ति जो है वो डेवलप करता है, एंड एवरी इंडिविजुअल कैन डेवलप ओनली व्हेन दे आर इक्वली एम्पावर्ड एंड दिस इज द कोर आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई मिल इज कॉल्ड एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो मतलब कि ये जो कोर आइडिया है
डेमोक्रेसी का कोर आइडिया क्या है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली एम्पावर करना है। तो ये जो कंक्लूजन है ये थोड़ा आगे पीछे आप कहीं और से कर लेना, ठीक है। तो एक बेहतर कंक्लूजन लिखना आंसर के अंदर जो है वो एक रेलेवेंसी लाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कार्ल मार्क्स की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम उसका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझेंगे और शायद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी है, एंड उसके साथ जो क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना व्यू पॉइंट जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। और साथ ही इस पीडीएफ के अंदर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो अटैच कर दिए हैं। अगर आप उनको चेक करना चाहते हो तो वो चेक कर लेना, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं।